कि मैं पुस्तकों का बहुत अध्ययन करता था, जी। करता ही रहता था। जितने भी विश्व की महान विभूति हैं उनकी मैंने आत्मकथाएं पढ़ी थी, जीवनी मैंने उनकी पढ़ी थी, अध्ययन मैंने बहुत किया था। मुझे ये लगा कि बहुत से समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित किया, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। मैं ये चाहता था कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वो आगे आए। जम्मू कश्मीर रियासत का एक छोटा सा हिस्सा पैंथर, त्रिकुटा की पहाड़ियों में बसा हुआ ये छोटा सा गांव, और इस गांव में पैदा हुआ एक ऐसा इंसान, एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम था शिव निर्मोही जी। 2020 25 जनवरी रात को एक फ़ोन आता है ऐसे महापुरुष के लिए कि आपको पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। वो दिन शिव निर्मोही जी के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह था। उनके ख्वाबों को सजोने वाला वो दिन उनकी हिस्ट्री में एक ऐसा दिन बन गया जो आज हमें गर्व है ऐसे इंसान पे। 56 साल हो गए अपने आप को डुग्गर देश की धरती को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं उन महापुरुष से, उन्हीं की जीवनी, उन्हीं से कुछ बातें करते हैं। CEN न्यूज़ आज शिव निर्मोही जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती है कि आपने आज हमें अपना कीमती टाइम दिया। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और आपके शौक क्या थे जिसकी वजह से आपको पद्मश्री जैसा इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वास्तव में मेरा जो जन्म हुआ है वो त्रिकुटा पहाड़ के अंचल में एक अति सुंदर गांव बसा है, उसका नाम है पैंथल। तो उस पैंथल गांव में इसको ये एक श्रेय प्राप्त है कि इसी गांव में दीनूभाई पंत पैदा हुए, कविराज बद्रीनाथ पैदा हुए। उन्होंने क्या किया, स्वामी नित्यानंद वहाँ रहते थे, बाबा जगन्नाथ दास जी वहाँ रहते थे। वहाँ का वातावरण दार्शनिक था, साहित्यिक था, ऐतिहासिक था। उसी वातावरण में पला बड़ा हुआ। मैं दीनूभाई पंत की कविताएं सुना करता था, स्वामी नित्यानंद जी के उपदेश सुना करता था, बाबा जगन्नाथ जी से मैं निम्बार्क संप्रदाय की बातें सुना करता था। तो इस तरह से गाँव के वातावरण ने मुझे अपने में ढाल लिया। वहाँ लोग कवि कविताएं लिखते थे, मेले होते थे, लोक उत्सव होते थे, मैं भी उससे भाग लेता था। फिर इसका प्रभाव ये हुआ कि मैं एक सांस्कृतिक गांव में पैदा हुआ था। तो डुग्गर संस्कृति का बिंब जो था ना वो मेरे मस्तिष्क पर पड़ना शुरू हो गया। मैं जब नवरात्रे होते, लड़कियों को नवरात्रे के गीत गाते हुए देखता, मुझे अति प्रसन्नता होती, रुट राड़े होते। तो मैं भी तभी अपनी बेटियों को, लड़कियों को, बहनों को देखता, अति प्रसन्नता होती। लोहड़ी का पर्व आता, गुग्गे का पर्व आता। तो इस तरह से हम क्या करते थे कि उन पर्वों में महिलाओं के साथ ही भाग लेते थे, और ये रच पच गई थी डुग्गर की संस्कृति बचपन ही मेरे जीवन में। एक मन में बहुत उत्सुकता है कि आपने बहुत किताबें लिखी अपनी डुग्गर देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। आप ऐसे इंसान थे जिनके अंदर वो जुनून था अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। तो कैसे टाइम निकाल लेते थे ये सब कुछ करने के लिए? एक तरफ आपकी परिवार, बीवी, बच्चे, दूसरी तरफ डुग्गर देश की संस्कृति, तो कैसे टाइम दे पाते थे? असल में मेरा जो जीवन धारा है उसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगा। एक तो पहला भाग था जब मैं स्कूल में अध्यापक था। दूसरा भाग है जब कि मैं हायर एजुकेशन में आ गया, उच्च शिक्षा में आ गया। तो जब मैं गांव में था, जब मैं अध्यापक था, मेरी माँ, मेरी पत्नी ये घर संभालती थी। मुझ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था। ये बच्चे जो थे दादी के साथ सोते थे या माँ के साथ सोते थे। मेरा कमरा अलग होता था पढ़ने लिखने के लिए। मैं उसमें अपने कमरे में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता था। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि आपकी
इसका सारा श्रेय आपकी माता श्री और आपकी धर्मपत्नी जी को बिल्कुल जाता पत्नी को है। जाता है, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया। अगर इनका सहयोग नहीं होता तो जब मैं शिक्षा विभाग में आया तो मैं केवल मैट्रिक था। तो शिक्षा तो मैंने विभाग में आने के पश्चात अर्जित की है। एक और मन में उत्सुकता जाग रही जी। है मेरे, उस टाइम क्या आपकी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी या आपने लड़की पसंद की थी? ऐसा था कि हमारा जो गांव का वातावरण जो जी। होता है ना, जी। उसमें अपनी पसंद का कोई महत्व नहीं होता जी। है, घर वालों का महत्व होता है। मेरी बहन थी तालाब तिलों में, उसी के माध्यम से संपर्क बना मेरे। तो पहला इंसिडेंट आज आपके सुनना चाहेंगे। जी, पहली बार आपने अपनी पत्नी को कब देखा? असल में क्या था कि मैं अपनी बहन के घर गया, जी वो तिलो तालाब में रहती थी। जी तो वहाँ मेरी पत्नी जो थी उसकी एक मौसी थी, बख्शानी उसको कहते थे। जी। वो अपनी मासी से मिलने जा रही थी। अरे तो मेरी बहन ने मुझे संकेत किया कि ये आपकी मंगेतर है। तो वो छत चढ़ रही थी, तो पहली झलक जो थी जी। मुझे तब मिली थी। ये बात जो है 61 की है, 62 में मेरी शादी हुई। कैसा लगा? क्या उन्होंने भी आपकी तरफ देखा या उनको नहीं मालूम था कि आप उनको देखने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं पता था उनको। अच्छा। उनको बिल्कुल नहीं पता था। ऐसा था कि मेरी जब शादी की बातचीत हुई, जिसको हम कड़माई कहते हैं, जी। तो मेरी ये जो सास जी थी, जी। उन्होंने मेरा फोटो लिया। अच्छा। तो ये परिवार जो था ये सेना में था। अच्छा। और ये हमीरपुर में उन दिनों। तो मेरी पत्नी को पता ही नहीं था कि उसकी कड़माई हो गई है, कहाँ हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई, हाँ, आपके जी। बच्चे पैदा हो गए, जी। आप एक अध्यापक की जिंदगी जी रहे थे, ठीक। स्कूल कॉलेज का वातावरण था, जी। तो उस टाइम मैंने सुना है आप एक बड़े अच्छे अध्यापक, आप सबके स्टूडेंट के चाहने वाले अध्यापक थे। तो इतना प्यार आपको बच्चे आपकी क्या खूबी से करते थे? सबसे पहली बात ये थी जी कि मैं पुस्तकों का बहुत अध्ययन करता था, जी करता ही रहता था। जितने भी विश्व की महान विभूति हैं उनकी मैंने आत्मकथाएं पढ़ी थी, जीवनी मैंने उनकी पढ़ी थी, अध्ययन मैंने बहुत किया था। मुझे ये लगा कि बहुत से समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित किया, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। मैं ये चाहता था कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वो आगे आए। और ये मुझे एक श्रेय भी ये प्राप्त रहा कि मुझे पंजाब फिरोजपुर में पढ़ने का मौका मिला। जो मैंने फिरोजपुर में वातावरण देखा था, उसी वातावरण को मैंने अपने स्कूलों में डालने का प्रयास किया। मैं उनसे मंचन करवाता था, नाटक मंचन कराता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता था। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जी। आपकी लिखी हुई इतनी पुस्तकों में से आपकी कौन सी पुस्तक ज़्यादा फेवरेट है? जी, जैसे माँ बाप से पूछा जाए कि आपका कौन सा बेटा बेटी आपको प्रिय है, तो वो नहीं बता नहीं सकते। बता उनको उनके लिए सकता। सभी बच्चे जो होते हैं वो प्यारे फिर होते भी हैं। माँ बाप का एक लाडला बच्चा तो जरूर तो होता है। ऐसा है कि मेरी जितनी पुस्तकें हैं वो भिन्न भिन्न विषयों पर हैं। मेरी रुचि इतिहास में थी तो मैंने डुग्गर का इतिहास लिखा। मेरी रुचि जो थी ये स्थापत्य में थी, तो मैंने क्या किया कि स्थापत्य पर मैंने डुग्गर के मंदिर लिखा, डुग्गर के दुर्ग लिखा, मैंने इस पर लिखा, गुफा मंदिर पर लिखा। तो भिन्न भिन्न विषय थे। धर्म और संस्कृति में। जी। जब आपको आप बड़े शांत और चुपचाप अपने डुग्गर संस्कृति के लिए काम कर रहे थे और आपको कोई नहीं जानता था चंद लोगों के सिवाय, ऐसा क्या चमत्कार हुआ अचानक से कि आपके किए हुए काम मोदी जी सरकार तक पहुंचे और उन्होंने आपको पद्मश्री देने का फैसला कर दिया? मैं इसके विषय में ये स्पष्ट करूंगा। जी। मैं अभी बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, तो टिकरी में एक सम्मेलन हुआ। तो उसमें उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बख्शी जी आए। अरे हम 400-500 लड़के खड़े थे। उन 500 लड़कों में
उन्होंने मेरे ही गले में हाथ डाला। तो मुझे ये लगने लगा कि इनसे, बाकी वालों से इन्होंने मुझे भिन्न मानना है। बिल्कुल। और उसी दिन रात को बाबा जित्तो का नाटक हुआ, तो मैंने उस नाटक को भी देखा, तो मेरे अंदर ये आया कि जो कृषक वर्ग है जो मेहनत करता है, इसके साथ सामंत काल में बहुत अन्याय हुआ है, मैं इनके पक्ष में लिखूंगा, कविताएं लिखूंगा, गीत गाऊंगा, मैं इनको जगाऊंगा, मजदूरों और किसानों को। के जी लिए। जी, ऐसे भाव जो थे ना वो मेरे अंदर आते रहते थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं इसमें आ गया, कॉलेज में आ गया, तो मुझे भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाने का मौका मिला। मान लो कि मैं भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय में गया, उसमें वही बात आ रही है कि पद्म श्री जैसा इतना बड़ा जो आपको सम्मान दिया गया, उसमें आपकी क्या खासियत थी? पहली बात यह है कि मुझे इससे पहले स्टेट वाज मिल चुका था 1972 में। फिर एकेडमी ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर ने मुझे क्या किया था, मेरी 3 पुस्तकों को उन्होंने पहले ही पुरस्कृत किया हुआ था। और फिर ये था कि भारत सरकार ने मेरी 2 पुस्तकों को पुरस्कृत किया था। एक चंद्रशेखर के समय में हुई और उसका नाम था डुग्गर की संस्कृति। दूसरी जो थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई, उसका नाम था पाडर, लोक और संस्कृति। 2-3 प्रधानमंत्रियों से मैं पहले ही पुरस्कार ले चुका था। 8-9 ये जो गण्य मान्य व्यक्ति हैं, जिनमें मुख्यमंत्री या ये राज्यपाल हैं या और उच्च स्तर के लोग हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनसे मैं पुरस्कार ले चुका था। आपको कोई बुलाता है सम्मानित करने के लिए, तो आज भी आप अपने इतने सेल्फ रिस्पेक्ट के आप धनी हैं कि आप बस पे ही जाते थे। मुझे याद है आपकी कुछ ऐसी खूबियाँ थी जिनसे लोग प्रभावित होते जा रहे थे कि शिव निर्मोही जी आज भी इतना बड़ा आदर सम्मान लेने के बाद बस में जाना पसंद करते हैं। क्या खासियत है आपके अंदर? पहला ये था, मेरा जो आर्थिक स्थिति थी वह इतनी संपन्न नहीं थी कि मैं गाड़ियों में, मोटरों में घूमूं फिरूं। मेरे पास बजट बड़ा सीमित था। 4 मेरे बच्चे थे, उनका भी मैंने शिक्षा देखने थे, उनके विवाह का भी देखना था, मकान भी देखने थे, रिश्तेदारों को भी देखना था। मुझे लगता था कि मैं छोटे से बजट में बड़े से बड़े काम करूं। मैं आपको ये बताते हुए लज्जित नहीं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ होती थी, तो हम प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म में नीचे सोते थे। हम आज दिन तक कभी किसी होटल में नहीं रहे। हम ढाबे का खाना खाते थे और 15-20 रुपए में हम खाना खा लेते थे। हम जहाँ भी जाते थे स्लीपर पर जाते थे। और जा कर के यानी कि मुझे ये लगा कि ये मेरे साथ जहाँ जहाँ पर भी गई, उत्तराखंड की इन्होंने भी मेरे साथ यात्रा की, गंगा सागरी यात्रा की, नेपाल की यात्रा की। मतलब आपकी बातों से दुनिया को एक मैसेज जा रहा है। जो भी आपको सुन रहे हैं वो एक मैसेज ले रहे हैं आपसे कि आपने कम पैसों में, कम सुख सुविधाओं से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मैंने सुना है कि आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचा के किताबों में लगाते थे। जी हाँ, ये था। मान लो पहले मेरी पेंशन थी 12,000 थी। 10,000 मैं घर में दे देता था। 2,000 जो बचता था उसमें 1,000 पब्लिशर का, 1,000 से 500 जो होता था वो मेरे घूमने फिरने में खर्चा जाता था, और 500 की स्टेशनरी वगैरह। तो इस तरह से मेरा बजट जो था वो चलता था। और इस फिर उम्र में आज आप भगवान की दया से 85 साल के हो गए हैं। जी हाँ। भगवान आपकी लंबी आयु, आपको स्वस्थ रखे। एक क्वेश्चन है, आज यहाँ हम लोग अच्छे से चल फिर नहीं सकते, वहाँ आप इस उम्र में भी बड़े बड़े पहाड़ों, बड़ी बड़ी चट्टानों को आप पार कर जाते हो? पहली बात यह है कि मैं हूँ ही पहाड़ी। मेरा जन्म ही पहाड़ में हुआ है, त्रिकुटांचल में। और मैं जब टिकरी में था, सड़क नहीं बनी हुई थी। मैं दौड़ता हुआ गांव से आता था, आधे घंटे में मैं टिकरी में पहुंच जाता था। तो दौड़ मैं पूरी जीवन लगाता रहा हूँ। वहाँ छुट्टी होती है आपके अंदर जो आज आप इतने स्वस्थ हैं, भाग रहे हैं, चट्टाने पार कर रहे हैं, ये आपके अंदर की वो पुरानी खुराक थी जो आपकी बीवी और आपकी माता श्री ने आपकी सेवा में आपको ऐसा बनाया
या आपके अंदर वो जुनून था, पागलपंथी थी कि बस मुझे कुछ करना है? हाँ, ये तो पहले ही होता है ना, जब तक जुनून ना हो आदमी आगे नहीं बढ़ता, उसके लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, मैंने करना क्या है। मैं जब पूरे प्रदेश में दूसरे अन्य प्रदेशों में जाता था, वहाँ पर मैं ये देखता था कि जब पुस्तक प्रदर्शनी होती थी तो उसमें हर प्रदेश ने अपनी अपनी 500-700 किताबें रखी होती थी, भिन्न भिन्न विषयों पर होती थी। मुझे लगता था कि हमारे पास सृजनात्मक साहित्य है, कहानियों संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं। पद्मश्री के बाद जी आपका जीवन बदला? मुझे तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जैसा मैं पहले जी रहा था वैसा जी रहा हूँ। सिर्फ एक अंतर ये आया है कि मुझ पर कुछ दायित्व ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले अब जब मैं लिखता हूँ उस पर बहुत ध्यान देता हूँ, कहीं उसकी प्रतिक्रिया कैसी आती है, सोच समझ करके लिखूँ। पद्मश्री से पहले जब मैं आपसे एक बार मिली थी जी, उस टाइम के शिव निर्मोही जी और आज के शिव निर्मोही जी में बहुत फ़र्क आ गया है। क्या रीज़न है? ऐसे बड़े बड़े लोग जब आपके पास आ रहे हैं, उठना बैठना होता है, अब आपको भी वैसे ही रहना पड़ता है, बिल्कुल टिच हो गए? नहीं, मेरी जीवन शैली वैसी है, क्योंकि बचपन से ही मुझे यही लगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे कितने महान हैं, उनके पास जाना उठना बैठने में मुझे कोई झिझक नहीं थी। मैं 5वीं में पढ़ता था, शेख अब्दुल्ला हमारे गांव में आए तो प्रधानमंत्री थे, मुझे लगा ये प्रधान, मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। ये 1947 पे महाराजा हरि सिंह कटरा में आए, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका बेटा भी था, बाकी वाले दूर दूर रहे। मैं तो हरि सिंह की कुर्सी पकड़ करके खड़ा हो गया, मुझे किसी ने डांटा भी नहीं। करण सिंह का भाषण हुआ तो मैं करण सिंह के साथ खड़ा हो गया, रानी तारा थी तो मैं उनके पास जाकर खड़ा। यानी मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी, मैं महात्मा गांधी से भी मिला हूँ, कि मैं केंद्रीय मंत्री से मिला हूँ जब मैं इसमें था, स्कूल विभाग में था। लेकिन आज तक आप खामोशी से अपना कार्य करते रहे। जी हाँ, ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं होता था, नहीं होता। आप हमेशा अपने पुस्तकों की तरफ ध्यान देते थे। आज पद्मश्री मिलने के बाद पूरा संसार आपको जानता है, बच्चा बच्चा आपको जान पाया है। कितना महत्व रखता है ये पद्मश्री? इसमें दो बातें मैं आपको कह दूँ। पहला ये होता है कि जब आपको एक निष्ठता से काम कर रहे हैं, आपका ध्यान एक और है, तो उसमें आपको लाभ भी हैं, हानियाँ भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो सृजनात्मक काम किया, शोध पर काम किया, इससे क्या हुआ, बाहर के लोगों से तो मेरा संपर्क बना, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था उन लोगों के साथ मेरा संपर्क नहीं बन सका, क्योंकि मैं एक कैदी की तरह कमरे में बंद रहता था। मुझे, मेरी सामाजिक ज़िंदगी नहीं थी, मेरी धार्मिक जीवन नहीं थी। मैं सत्संग में, कीर्तन में, जैसे लोग आते जाते हैं, गए, दर्शन किए, आ गए। मैं उधर जाकर के इतना व्यस्त नहीं रहा। मैंने तीर्थ यात्राएं की, पत्नी को करवाई, लेकिन शोध क्या बदलाव आया? नहीं, बदलाव केवल मैं इतना ही कहूँगा कि पद्मश्री मिलने से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 3 बार कभी मेरा हाथ पकड़ा है, कभी कंधे पर रखा है। मैं भी समझता था कि प्रधानमंत्री मुझे उत्तेजित कर रहे हैं, मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं संयम। आपको देख के आपको पद्मश्री मिला तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता होगा कि हमें क्यों नहीं दिया गया, ये हमें भी मिलना चाहिए। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? पहली बात ये होती है कि इनके कुछ विशेष मापदंड हैं पद्मश्री के लिए। अगर साहित्यिक कृति है तो उसमें मापदंड नहीं है। किताब, वो किताब देखते हैं, केवल किताब देखते हैं। किताब कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति को नहीं देखा जाता। जब पद्मश्री मिलता है तो उसकी छवि देखी जाती है, समाज में छवि कैसी है, राष्ट्र के प्रति उसकी सोच कैसी है, वो कितना उपयोगी रहा है, जनता, लोग वो उसको कहाँ तक स्वीकार करते हैं। पद्मश्री जी पाने के लिए जी कुछ अनमोल बातें जो लोगों तक पहुंचाने का हमारा मन है, आपके ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो होता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है। इतना ये पता था, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में अनिल तिवारी थे, उन्होंने मेरा नामांकन किया और उन्होंने मेरे फार्म भी दे दिया।
और भी कई संस्थाएं थीं, ये एकेडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर है, इन्होंने मेरा नाम भेजा, डुगरा हेरिटेज वालों ने भेजा, नाम जाते आते रहते थे। और भी कई संस्थाओं में जाते, अब भी जाती हैं, पहले भी जाती हैं। आपका कहने हाँ का जी। ये मतलब है, ये मैसेज है सोसाइटी के लिए हाँ जी। कि इंसान आप काम की करें। मेहनत हाँ जी। बोलती है, बोलती है। रंग लाती है। हाँ। और एक दिन ऐसा आता है जब आपकी मेहनत जी। कामयाब हो जाती है और पद्मश्री जैसा इतना बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये थे शिव निर्मोही जी, हमारे डुग्गर देश की धरती के एक ऐसे इंसान जिनकी बहुत सारी प्यारी सी बातें CEN न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया। और मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से हाजिर होंगे एक और प्यारी सी शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय डुग्गर। कि मैं पुस्तकों का बहुत अध्ययन करता था, जी। करता ही रहता था। जितने भी विश्व की महान विभूति हैं उनकी मैंने आत्मकथाएं पढ़ी थी, जीवनी मैंने उनकी पढ़ी थी, अध्ययन मैंने बहुत किया था। मुझे ये लगा कि बहुत से समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित किया, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। मैं ये चाहता था कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वो आगे आए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।